बिल्कुल साइज में अगर दोनों आ जाए तो हम कहेंगे कि दोनों आकृतियां सर्वांगसम हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, एंगल भी सेम है और ये साइड भी बड़ा छोटा नहीं है, साइड भी सेम है। तब हम कहेंगे कि ये दोनों ए और बी जो है कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांगसम है। यहां पर अगर हम अंग की बात करें तो एक चतुर्भुज में कितने अंग हो सकते हैं? तो इनकी भुजाएं हैं अंग के रूप में और इनके ये कोण है अंतःकोण अंग के रूप में। तो अगर हम ये कहें कि भुजाएं बिल्कुल बराबर हों और इनके अंतःकोण भी बिल्कुल संगत अंतःकोण बराबर हो, संगत भुजाएं बिल्कुल बराबर हो, तब हम कहेंगे कि ये सर्वांगसम है, यानी कि सभी अंगों में एक समान है, इनके सभी पार्ट्स चाहे एंगल हो चाहे साइड्स हो सब सेम है, तो इनके सभी अंग सेम है। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे सर्वांगसम। लेकिन आइए एक चित्र मैं और बना रहा हूं, ठीक है, बस यहीं से हम क्लियर करेंगे। अब जैसे मान लीजिए इसमें मैं कोणों का, चलिए ठीक है, ठीक है, इस तरह से हमने चित्र बनाया है। ओके, थोड़ा मैं बड़ा बनाऊं क्योंकि आज दिखाई थोड़ा कम देगा। इस तरह से हमने चित्र बना दिया। ओके, ऐसे बना दिया, थोड़ा बड़ा चित्र रहेगा तो अच्छा रहेगा। वीडियो रुक गई है सर। वीडियो रुक गई है, एडमिट होने वाले लोग। अब बोलिए, अब बोलिए। वीडियो रुक गई है सर, वीडियो नहीं, यहाँ से तो चल रहा है वीडियो, फिर हमें काटना पड़ेगा। वीडियो रुक गई है सर। नहीं तो यहाँ से नहीं रुका है, ठीक है सर वीडियो नहीं रुका है। ना, ना तो हमारे यहाँ से नहीं रुका वीडियो है, नहीं रुका है, आ रहा है। वीडियो हमारे यहाँ से नहीं रुका है, वीडियो रुक रहा है, वही नेटवर्क का प्रॉब्लम है, बारिश हो रही है तो कहीं कहीं नेट पकड़ रहा होगा, कहीं नहीं पकड़ रहा होगा, वो प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ रुक गया। हाँ तो ठीक है, अगर सबका वीडियो रुक जाए तब बतलाइएगा, फिर इस मीटिंग को हम बंद करके फिर से री मीटिंग करना पड़ेगा, अगर सबका कटेगा तब। अगर मान लीजिए किसी का वीडियो चल रहा है और किसी का नहीं चल रहा है, तो इसका मतलब कि जिसका नहीं चल रहा है उसका नेटवर्क गड़बड़ है, ठीक है। अब आइए यहाँ पर देखिए, एक आकृति आप देख रहे हैं ए बी सी डी, और एक आकृति मैं और बना रहा हूं यहाँ पर, ठीक है, ऐसा ही बनाने का हमने प्रयास किया है। तो यहाँ पर ए बी सी डी है, ई एफ जी एच, तो इसमें कोण ए कोण ई के बराबर हो, कोण बी कोण एफ के बराबर हो, कोण डी कोण एच के बराबर हो, और कोण सी कोण जी के बराबर हो, तब हम कहेंगे। और साइड जो है ए बी भुजा की लंबाई ई एफ भुजा के बराबर हो, तो ए बी जो भुजा है और इसमें ई एफ भुजा, ये संगत भुजाएं हैं। अगर एडी की मैं बात करूं तो एडी के जैसा इसमें कौन है, ई एच है, ये संगत भुजाएं हो गई। और डीसी के जैसा इसमें एच जी है, ये संगत भुजा हो गई। और बीसी के जैसा इसमें एफ जी है, तो ये संगत भुजा हो गई। तो संगत भुजाएं बराबर हैं, ए बी बराबर ई एफ, ए डी बराबर ई एच, डीसी बराबर एच जी और बीसी बराबर एफ जी। तो इस स्थिति में हम कहेंगे कि कोण भी बराबर हैं और भुजाएं भी बराबर हैं, तो दोनों आकृतियां सर्वांगसम हैं। लेकिन अब आइए यहां पर मैं बतला रहा हूं, जैसे एक आकृति हमने ऐसे बना दिया, ठीक है, इस तरह से हमने बनाया एक आकृति, थोड़ा सा झिलमिल लिया जाए, इस तरह से हमने एक आकृति बनाया है। ओके, ए बी सी डी, इसे एकदम क्लियर कर लेना है। ओके, एक आकृति इस तरह की है। ओके, बिल्कुल एक समान बनाने का हमने प्रयास किया है, ए बी सी डी ई एफ जी एच। एक आकृति और मैं यहां पर ले रहा हूं, ओके, एक आकृति ये है और एक आकृति मैं और ले रहा हूं इस तरह से। यहां पर देख रहे हैं आकृतियां, ऐसे नाम नहीं लिखेंगे, इन आकृतियों का ही नाम अगर हम लिख दें तो अच्छा रहेगा। तो
आप देखिए ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। अगर सभी आकृतियों में हम देखें तो इनके अंतः कोण एक समान है, सब 90-90 अंश हमने रखा है, 90 अंश सभी इसमें है, इसमें भी सभी अंतः कोण 90 अंश हैं और इसमें भी सभी अंतः कोण 90 अंश हैं। क्या ये समरूप है, क्या सर्वांशम है? तो देखिए ए और बी का अगर हम स्टडी करें तो यहाँ पर देखेंगे कि दोनों आकृतियों के चारों अंतःकोण बराबर हैं और यदि भुजा की बात करें तो संगत भुजाएं भी इनकी बराबर है, तो ए और बी सर्वांगसम हैं, ए और बी सर्वांगसम होंगे। ओके, अब आइए बी और सी देखा जाए, क्या ये सर्वांगसम होंगे? तो सर्वांगसम तो नहीं होंगे, पहले ही क्लियर हो गया, ये छोटा है ये बड़ा है, तो भाई सर्वांगसम कैसे होगा? तो सर्वांगसम तो आंख से देखकर क्या बतला सकते हैं, तो ये छोटा है ये बड़ा है, सर्वांगसम नहीं होगा। तो क्या ये समरूप होंगे? अगर सर्वांगसम नहीं होंगे तो क्या ये दोनों समरूप होंगे? हाँ, एक बात बता दूं, यहाँ पर ए और बी सर्वांगसम है, कॉन्ग्रुएंट है, तो ए और बी समरूप भी होंगे, सिमिलर भी होंगे। अगर दो आकृति सर्वांगसम है, कॉन्ग्रुएंट, तो क्लियर हो गया 100%, तो समरूप भी होंगे। यहां पर आइए, बी और सी सर्वांगसम नहीं है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है, तो ये जरूरी नहीं है कि समरूप भी नहीं होंगे। हो सकता है कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ना हो, दोनों सर्वांगसम ना हो, लेकिन समरूप हो सकते हैं, ऐसा होने की संभावना है। तो ये कैसे हम चेक करेंगे कि समरूप होंगे कि नहीं? ठीक है, सर्वांगसम नहीं है, समरूप होंगे कि नहीं, यह कैसे हम चेक करेंगे? ओके, तो देखिए इस भुजा का हम माप करेंगे, ठीक ना। जैसे मान लीजिए ये भुजा आगे 5 सेंटीमीटर और ये भुजा है 7 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर है और ये भी 7 सेंटीमीटर है, ये 5 है ये 7, ये 5 है ये 7 है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर अगर अनुपात हम निकालें, ठीक है ना, 5/7, तो इन दोनों संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? 5/7 होगा। यहां पर भी दोनों के अनुपात 5/7, 5/7, 5/7। तो इसमें हमने देखा कि संगत भुजाओं के जो अनुपात हैं वो बराबर आ रहे हैं। तो संगत भुजाओं के अनुपात अगर बराबर हों और अंदर के सभी संगत कोण बराबर हों और भुजाओं के संगत भुजाओं के अनुपात बराबर हो, तो उस स्थिति में ये दोनों जो रचनाएं हैं ये समरूप होंगी, भले ही सर्वांगसम नहीं है लेकिन समरूप होंगी। ओके, अब आइए यहां पर अगर हम बात करें कि बी और डी या ए और डी की बात करें, तो बी और डी तो भाई सर्वांगसम तो नहीं है, चित्र देखने से क्लियर हो जाते हैं, ये छोटा ये बड़ा है, लेकिन क्या ये समरूप होंगे? तो समरूप चेक करने के लिए हम भुजाओं का अनुपात लेंगे। जैसे मान लीजिए 5 है, ठीक है, और ये हो गया यहाँ पर 9, ये हो गया 7, 7, 9। तो यहाँ पर देखिए इसके संगत ये भुजा होगी, ठीक है, तो यहाँ पर अनुपात निकालेंगे तो 5/9 आ जाएगा अनुपात। लेकिन यहाँ पर अगर हम अनुपात निकालें इसकी, ये तो 5 है ये 7 है, तो यहाँ पर अनुपात हो जाएगा 5/7। तो हम देख रहे हैं कि जो रचना बी है, आकृति बी, इसके 4 कोण हैं और यहाँ पर जो रचना बनाई गई है इसके 4 कोण हैं। अंतः कोण तो सभी इनके 90-90 अंश के हैं, प्रत्येक 90 अंश के हैं, तो ये तो अंतः कोण तो बराबर है, लेकिन भुजा संगत भुजा का अनुपात हम देख रहे हैं कि बराबर नहीं है, 5/9 बराबर नहीं है 5/7 के। तो यहाँ पर हमने देखा कि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं है। तो ये जो आकृति है बी और डी, बी और डी सर्वांगसम भी नहीं है, बी और डी समरूप भी नहीं है। तो हम इस नतीजे पर पहुंचे। अब फाइनल में बतला रहा हूं और इसके बाद हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे 6.1। फाइनल सीमित शब्दों में
आप केवल एक बात जान लीजिए कि अगर संगत कोण माने करेस्पॉन्डिंग एंगल और संगत भुजाओं के अनुपात, संगत भुजा बराबर हो ये जरूरी नहीं है, सर्वांशम के लिए बराबर होना चाहिए। संगत भुजाओं का अनुपात, ठीक है। तो अब याद करने वाली बात आ गई, ठीक है। समरूप के लिए क्या क्या जरूरी है, क्या आवश्यक शर्त है। दो आकृति दी गई है, चाहे वो चतुर्भुज हो क्वाड्रिलेटरल, चाहे पंचभुज हो पेंटागन, हेक्सागन, ठीक ना, या वो त्रिभुज हो, ओके। बंद आकृति होनी चाहिए, तो कम से कम बंद आकृति के लिए भाई एक त्रिभुज तो जरूरी है, ठीक है। या वृत्त है वो भी बंद आकृति होती है, तो वृत्त के बारे में तो हमने आपको समझा दिया है। तो देखिए यहाँ पर समरूप यानी कि सिमिलर होने के लिए दो आवश्यक शर्त हैं। अगर ये दोनों आवश्यक शर्त दो रचनाएं पूरी करती हैं, रचना तो दो होगा ना, जैसे एक यहाँ पर हो गया इस तरह से और एक इस तरह से हो गया, तो अगर ये दोनों रचनाएं ए और बी अगर दो शर्त का पालन कर रही हैं तो हम कहेंगे कि दोनों समरूप हैं। तो पहला शर्त क्या है कि इनके संगत कोण, संगत अंतः कोण बराबर होने चाहिए। अब यहाँ पर चेक हमको करना पड़ेगा इन दोनों आकृतियों में कि क्या इनके संगत अंतः कोण बराबर हैं। बराबर हो गए, चलिए कोई बात नहीं, पहला शर्त पूरा हुआ। अब दूसरा शर्त हम देखेंगे कि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है क्या। जैसे मान लीजिए इस भुजा में इस भुजा से हम भाग दे दें, फिर इस भुजा में इस भुजा से हम भाग दे दें, तो क्या ये बराबर होगा। अगर बराबर है तो कंफर्म हो गया कि ये दोनों आकृतियां समरूप हैं, और यदि बराबर नहीं हुआ तो कंफर्म होगा कि दोनों आकृतियां समरूप नहीं हैं। तो आ जाइए, समरूप होने के लिए जरूरी है कि संगत अंतःकोण बराबर हो और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो, तब समरूप होगा। अगर इन दोनों में से एक शर्त नहीं पाया जाता है तो वह आकृति समरूप नहीं होगी, ओके। और आइए सर्वांशम के लिए क्या जरूरी है। सर्वांशम के लिए इसमें हम थोड़ा चेंज करेंगे। समरूप है तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। सर्वांशम के लिए भुजाओं का माप भी बराबर होना चाहिए, मतलब संगत भुजाएं बराबर होनी चाहिए, अनुपात बराबर नहीं, संगत भुजाएं बराबर होनी चाहिए। तो अगर अंतःकोण बराबर हैं, संगत भुजाएं भी बराबर हैं, तो उस स्थिति में जो आकृतियां दी गई होंगी वे सर्वांशम कहलाएंगी। अगर अंतःकोण बराबर हैं और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, भले ही वो आकृतियां छोटी बड़ी हो सकती हैं लेकिन उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, तो दोनों आकृतियां समरूप होंगी, सिमिलर होंगी। लेकिन अंतःकोण तो बराबर हैं लेकिन संगत भुजाओं के अनुपात बराबर नहीं मिल पा रहे हैं, तो उस स्थिति में वे दी गई आकृतियां समरूप नहीं होंगे। ये तो बात क्लियर हुआ। अब आ जाइए, ये भी हम क्लियर कर ले, पहले भी मैं कह चुका हूं कि जितनी सर्वांशम आकृतियां होंगी वो सभी समरूप होंगी, लेकिन यह कोई जरूरी नहीं है कि जितनी समरूप आकृतियां हैं वो सभी सर्वांशम भी हो, ये जरूरी नहीं है। सर्वांशम में रूप और उनका साइज माने शेप एंड साइज सेम होना चाहिए। सर्वांशम के लिए, सर्वांशम के लिए कॉन्ग्रुएंट होने के लिए शेप और साइज, रूप, ठीक है, सेम होना चाहिए, उनका साइज भी सेम होना चाहिए। लेकिन सिमिलर होने के लिए साइज सेम हो ये जरूरी नहीं है, उनका शेप सेम होना चाहिए। साइज भिन्न भिन्न भी हो सकती हैं, लेकिन हाँ एक बात हम जरूर देखेंगे कि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है कि नहीं है। बस ये चैप्टर का यही सार बिंदु था, इसके बारे में हमने समझा। और मैं प्रारंभ करने जा रहा हूँ 6.1 इसी आधार पर हम लोग करेंगे, ठीक है। हाँ, त्रिभुज के लिए एक बात समझ लीजिए। त्रिभुज के लिए ये तो रहा, जैसे चतुर्भुज है, पंचभुज है, बहुभुज है, तो ये दोनों शर्तें जरूरी हैं।
त्रिभुज में अगर दो त्रिभुज दिए गए हैं, इनके लिए समझ लेना, पाइथागोरस ने बतलाया था मेजरमेंट करके, पाइथागोरस ने दिया था, बतलाया कि त्रिभुज के केस में अगर संगत अंतःकोण बराबर हो जाते हैं तो उनकी संगत भुजाएं अपने आप बराबर होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि दो त्रिभुज हैं, दोनों के संगत अंतःकोण बराबर हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, लेकिन चतुर्भुज में ऐसा हो सकता है, पंचभुज में ऐसा हो सकता है कि संगत अंतःकोण तो बराबर हैं लेकिन संगत भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं भी है। ऐसा हो सकता है चतुर्भुज में, पंचभुज में, बहुभुज में। लेकिन त्रिभुज के लिए आप हमेशा याद रखिए कि अगर दो त्रिभुज दिए गए हैं, दोनों त्रिभुज के संगत अंतःकोण अगर बराबर हैं तो उनकी संगत भुजाएं भी बराबर हो जाती हैं, अपने आप हो जाती हैं। चेक करने की कोई जरूरत नहीं है कि बराबर हैं कि नहीं, वो बराबर होंगी ही। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा ही। किसके लिए? केवल त्रिभुज के लिए बात कहा जा रहा है। तो अगर आप त्रिभुज को समरूप सिद्ध करना चाहते हैं तो केवल एंगल की बात कीजिए। चलिए EFG देखिए, मैं केवल त्रिभुज की बात कर रहा हूं। अगर एंगल A एंगल E के बराबर है, एंगल B एंगल G के बराबर है, एंगल C एंगल F के बराबर है, तो आपको भुजा का अनुपात, संगत भुजा का अनुपात बराबर है कि नहीं, ये सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, ये जांचने परखने की जरूरत नहीं है। इनके संगत भुजाओं के अनुपात ऑटोमेटिक बराबर होंगे। यह केवल त्रिभुज के लिए बात कही जा रही है। तो त्रिभुज के लिए या अथवा में हम डाल सकते हैं कि या तीनों अंतःकोण बराबर हों या संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो। दोनों ही शर्त हो त्रिभुज के लिए जरूरी नहीं है। दोनों में से कोई एक शर्त का अगर ये त्रिभुज पालन कर रहा है तो वह समरूप हो जाएगा। अगर संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है तो इनके अंतः संगत कोण बराबर होंगे। क्लियर है? तो इन दोनों शर्त में से केवल एक शर्त अगर त्रिभुज के लिए है तो वो त्रिभुज समरूप हो जाता है। ओके, हाँ, त्रिभुज के सर्वांशम के लिए जरूरी होता है कि भाई कोण बराबर हो और इनकी भुजाएं भी बराबर हो। तो त्रिभुज में आप क्लास 9th में भी सर्वांशम करने का सब तरीका आपको बताया गया होगा। वहाँ थोड़ा क्लास 9th में जो आपने मैथमेटिक्स पढ़ा, त्रिभुज पढ़ा, वहाँ पर आप लोग सर्वांशम करते रहे हैं, उनको एक नज़र देखना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पर जितना मिलेगा क्लास 10th में जो सिलेबस में है वो बिल्कुल मैं बाखूबी पढ़ाऊँगा, डिटेल में पढ़ाऊँगा, बिल्कुल क्लियर मैं कर दूंगा। तो यहाँ पर हमें त्रिभुज के लिए, वृत्त के लिए या बहुभुज के लिए ये हमें क्लियर करना था कि समरूप कब कहेंगे और सर्वांशम कब कहेंगे। बस हमारा मकसद यहाँ पर समरूप और सर्वांशम को समझाना था, किस तरह से हम इसको क्लियर करेंगे कि कोई दी गई आकृति समरूप है, सर्वांशम है, या समरूप नहीं है, सर्वांशम नहीं है। ये था मुख्य विषय इस चैप्टर का। अब मैं चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ 6.1। 6.1 बहुत छोटा चैप्टर है और इसमें पहला क्वेश्चन दिख रहा है। 6.1 में फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देख रहे हैं और मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, ठीक है, और यहीं से आपको जवाब भी मिल जाएगा। इसके बाद आज का कार्यक्रम हम समाप्त करेंगे। कल हम लोग पढ़ेंगे 6.2 और 6.2 में प्रमेय आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय आ रहा है। उस प्रमेय पर आधारित यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड हो, तमाम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आंकिक प्रश्न पूछे जाते हैं, सिद्ध करने वाले प्रश्न होते हैं। इसलिए कल की पढ़ाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 6.1 में देखिए एक क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पर, कोष्ठकों में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। तो पहला प्रश्न है, सभी वृत्त होते हैं, सभी वृत्त होते हैं, क्या होते हैं भाई?
सभी वृत्त सर्वांगसम होते हैं ना? कोई वृत्त छोटा हो सकता है, कोई बड़ा हो सकता है, तो सर्वांगसम कैसे होंगे? सभी वृत्त समरूप होते हैं, बिल्कुल। जितने भी वृत्त हैं वो सब समरूप होंगे, उनका रूप एक समान होगा। तो इसमें आपको भरना पड़ेगा समरूप, यानी कि सभी वृत्त समरूप होते हैं। पहला क्वेश्चन था ये, पहले क्वेश्चन का पहला। दूसरे में आ जाइए, सभी वर्ग समरूप होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। तो सभी वर्ग सर्वांगसम कैसे होंगे? वर्ग छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। हाँ, ये कहिए कि सभी वर्ग समरूप हो सकते हैं। ओके, तो सभी वर्ग समरूप होते हैं, ये राइट आंसर। थर्ड, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। क्या जितने भी समद्विबाहु त्रिभुज होंगे समरूप होंगे? कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि दो भुजाएं बराबर होती हैं। तीसरी भुजा किसी का मान लीजिए 7 हो जाए, किसी का 2 हो जाए, क्या कहा जा सकता है। हाँ, लेकिन समबाहु त्रिभुज में हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। तो त्रिभुज बड़े छोटे हो सकते हैं, लेकिन अगर कई त्रिभुज हम लें और समबाहु त्रिभुज लें, जैसे इसमें देखिए सब भुजाएं बराबर हैं, ये त्रिभुज थोड़ा बड़ा तो हो गया, लेकिन इसमें भी सभी भुजाएं बराबर हैं, सभी भुजाएं बराबर हैं, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। ओके, लेकिन समद्विबाहु समरूप होगा कोई जरूरी नहीं है। जैसे मान लीजिए हम समद्विबाहु त्रिभुज यहाँ पर बना रहे हैं, तो जैसे एक ये हो गया, ये समद्विबाहु, ये भुजा और ये भुजा बराबर है। चलिए एक हमने ऐसा बना दिया त्रिभुज इस तरह से, इसमें ये दोनों तो बराबर है, ठीक है, लेकिन ये समरूप नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ का कोण देखिए, यहाँ का कोण देखिए, यहाँ का कोण देखिए, अंतर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा कि सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। चौथा प्रश्न यहाँ पर है, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हों। उनके संगत कोण क्या हो? बराबर हो, तो इसमें बराबर भरना है, तथा संगत भुजाएं समानुपाती हों। संगत भुजाएं समानुपाती हों, तो यहाँ पर भरना था बराबर और समानुपाती। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। समरूप आकृतियां, इसके दो उदाहरण दे दीजिए। ठीक है, तो भाई समरूप आकृतियों में जितने वृत्त होते हैं समरूप होते हैं, ठीक है। जितने समबाहु त्रिभुज होंगे वो सब समरूप होंगे। ओके, ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं हैं, तो इनके लिए आप समद्विबाहु त्रिभुज बना दीजिए। और चतुर्भुज में आप चलेंगे तो चतुर्भुज में भी आप कई प्रकार के चतुर्भुज बना सकते हैं, ठीक है। तीसरा, बताइए कि निम्नलिखित, अब जैसे नहीं, ठीक है, ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, तो एक वर्ग बना दीजिए और एक समांतर चतुर्भुज से ले लीजिए कि उसके कोण 90 अंश ना हो। बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं। एक यहाँ पर चित्र बना हुआ है और चित्र को देख करके आपको बताना है कि ये दोनों जो चित्र बने हुए हैं ये समरूप के शर्तों का पालन कर रहे हैं कि नहीं। तो मैं वो चित्र बना रहा हूँ, एक चित्र है इस तरह से बना हुआ, ये आपके पाठ्य पुस्तक में है, ठीक है। आपको क्लियर करना है, ये मैं बताऊंगा नहीं, आप ही बतलाएंगे। 1.5 सेंटीमीटर है लंबाई, ये है 1.5 सेंटीमीटर, ये भी है 1.5 सेंटीमीटर और ये भी है 1.5 सेंटीमीटर। एक संरचना और हम देख रहे हैं यहाँ पर, इस तरह से बना हुआ है, इस तरह से एक चित्र बना हुआ है इसमें, और माप ये प्रत्येक 90 अंश के कोण है इसमें, और भुजा दिया है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। ओके, तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें संगत भुजाओं का अनुपात, तो देखिए ये है 1.5, ओके, ये हो गया 1.5, ये हो गया 3। चलो यहीं से हम अनुपात दे रहे हैं, 3/1.5 करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। यहाँ भी करेंगे 3/1.5, 2 होगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो संगत भुजाओं के अनुपात बराबर हैं। एक जो दूसरा शर्त था उसको तो ये पूरा कर रहा है, लेकिन क्या इनके संगत अंतः कोण बराबर हैं? तो क्या यह कोण और यह कोण बराबर है? ये तो 90 अंश है, लेकिन ये तो 90 नहीं है, 90 से तो ज्यादा है। यहाँ पर देख रहे हैं 90 है, लेकिन ये तो 90 से कम है। यानी कि पहला जो शर्त था
कि संगत अंतःकोण बराबर होने चाहिए, उस शर्त को ये दोनों फिगर उस शर्त को का पालन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम कहेंगे कि ये दोनों समरूप नहीं है। नो, क्योंकि यहां पर एक शर्त का पालन तो हो रहा है, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, लेकिन जो दूसरी शर्त है कि जो अंतःकोण है वो भी बराबर होने चाहिए, ये शर्त पूरा इसमें नहीं हो रहा है। और चूंकि ये चतुर्भुज है, त्रिभुज नहीं है, अगर ये दोनों त्रिभुज रहे होते तो समरूप हो जाता है, लेकिन ये तो चतुर्भुज है और चतुर्भुज के लिए दोनों शर्त का पालन करना आवश्यक है। दोनों शर्तों का पालन हो रहा है तभी समरूप होगा। त्रिभुज होता तो दोनों में से कोई एक शर्त अगर इसमें चल जाता तो समरूप हो जाता। तो यहाँ पर ये 6.1 समाप्त हो रहा है इन्हीं प्रश्नों के साथ। कल जब हम मिलेंगे तो त्रिभुज की समरूपता पर बात होगी। हालांकि त्रिभुज की समरूपता पर कुछ हमने अंत में डिस्कस कर ही दिया है कि दोनों शर्तों में से कोई एक शर्त होना आवश्यक है, लेकिन कल हम लोग त्रिभुज पर काफी विस्तृत चर्चा करेंगे। इसमें कुछ प्रमेय भी आएंगे, थ्योरम भी हम समझने का प्रयास करेंगे। तो आज का क्लास मैं यहीं पर रोकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। डियर स्टूडेंट्स, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब भी करें तथा बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि न्यू नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।